हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। डिटेल में का मतलब हम लोग बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके और जेई मेन और जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चंस को करेंगे। स्टार्टिंग मैं लेक्चर को बोर्ड लेवल से स्टार्ट करके और जेई एडवांस और फिर ओलंपियाड लेवल तक का भी क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज के लेक्चर का कंटेंट क्या रहेगा इसमें यहाँ मैंने लिखा हुआ है। लेक्चर कंटेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे ये सब वर्ड। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज चार्ज, ये इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन में ये हम करने वाले हैं। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देखेंगे और कैसे किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का स्टडी करेंगे। फिर मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को अगर मुझे चार्ज करने का मन है तो कितना तरीका है मेरे पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। और लास्ट में न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस पे जितना भी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर का कंटेंट, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये ग्रीक वालों ने ही पता किया था कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रबिंग करने पे किसी एक ऑब्जेक्ट में कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टी आ जाता है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। तो ये वर्ड इलेक्ट्रिक ग्रीक वर्ड से आया है एम्बर से। ये एम्बर है, फिर इसमें इलेक्ट्रिक कैसे आ गया, क्योंकि एम्बर और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे के लिखा हुआ है, सी नहीं है इलेक्ट्रॉन। जो ग्रीक में इलेक्ट्रॉन वर्ड है उसका भी मतलब वही एम्बर ही होता है। एम्बर वहां पे एक सब्सटेंस होता है। एम्बर होता क्या है, फोसिलाइज्ड ट्री रेसिन होता है। फोसिलाइज्ड ट्री रेसिन, रेसिन होता है जो पेड़ में आप देखे होंगे कुछ लासा गोंद जैसा कुछ चिपचिपा हो जाता है, उसमें कभी कभी चींटी मर जाती है अंदर, और उस तरह के चीज को हम लोग बोलते हैं रेसिन। तो ग्रीक में भी फोसिलाइज मतलब उसके अंदर कुछ जीवाश्म है, मरे हुए पुराने मरे हुए जीव उसके अंदर फंस जाते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है फोसिलाइज रेसिन। अब एम्बर, उस चीज को ग्रीक में क्या बोला जाता था, एम्बर, और उसका एक और सिनोनिम वहां पे था इलेक्ट्रॉन। बात यही इलेक्ट्रॉन, लैटिन में उसका इलेक्ट्रॉन का मीनिंग इलेक्ट्रिकस होता है, इलेक्ट्रिकस। अब इस इलेक्ट्रिकस से ही इलेक्ट्रिक वर्ड लिया गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक, समझ गए इलेक्ट्रिक वर्ड कहाँ से आया है। ओके, तो सर मैं समझ गया अब तक कि ये इलेक्ट्रिक वर्ड का क्या मीनिंग है। क्योंकि ग्रीक के लोगों ने सबसे पहले ये पता किया था कि दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे में रबिंग करने से और किसी एक ऑब्जेक्ट पे कुछ तो चार्ज आ जाता है ऐसा कि वो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। और जिन ऑब्जेक्ट के साथ उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था सबसे पहले वो एम्बर था। वहां एम्बर पे उन्होंने देखा था कि कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगा। तो इसीलिए ये एम्बर का ही मॉडिफाई होते होते वर्ड और इलेक्ट्रिक तक आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक का मीनिंग समझ में आ गया अब आपको। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज क्या, नेक्स्ट हमारा है वर्ड चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज किसी भी बॉडी में या किसी भी मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। वो ऑब्जेक्ट चलते वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे और भी प्रॉपर्टी क्या होता है बताइए, ह्यूमंस में क्या प्रॉपर्टी होता है, हमारे अंदर प्रॉपर्टी होता है कि हमें गुस्सा, जैसे मेटल में, जैसे मेटल में प्रॉपर्टी होता है चार्ज, वैसे ही ह्यूमंस में भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। हमें कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी प्यार आता है किसी पे, राइट। तो इस गुस्से के कारण अगर किसी इंसान में गुस्सा वाला प्रॉपर्टी आ गया तो वो इंसान क्या करता है, दूसरे को मारता है या दूसरे को गाली देता है, इस तरह का कुछ, राइट। इसी तरह से किसी बॉडी में अगर चार्ज नामक प्रॉपर्टी आ गया किसी बॉडी में, तो वो क्या करेगा, दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दूसरे चार्ज पार्टिकल को क्या करने लगेगा, वो अट्रैक्ट या रिपेल। तो जैसे ह्यूमंस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, वैसे भी मैटर के भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जिनमें एक प्रॉपर्टी है चार्ज। और भी मैटर में प्रॉपर्टी हो सकता है, जैसे मास। मास के कारण क्या करता है, जिस मैटर में भी ये मास नामक प्रॉपर्टी होता है वो इनर्शिया शो करता है। इनर्शिया मतलब वो चेंज को अपोज करता है। वैसे ही फिर ये चार्ज किसी बॉडी में आता कैसे है,
किसी भी बॉडी में अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बॉडी में चार्ज आया, तो आखिर उसमें क्या हुआ, उसके अंदर क्या हलचल हुआ उसके अंदर, कि मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर चार्ज घुस गया या उसके अंदर से निकल गया चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज द कॉज ऑफ नेट चार्ज ऑन इट। किसी भी बॉडी में अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितने प्रोटॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो उस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। और अगर किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया उसको, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज आने का कारण इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी चार्ज होने का कारण सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। प्रोटॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चार्ज के यूनिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, और एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि कूलम चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम होता है, इसलिए हम कूलम को एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो आप एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं और कूलम भी लिख सकते हैं, दोनों। उसके अलावा प्रैक्टिकल यूनिट इसका है एम्पियर आवर। 1 एम्पियर आवर होता है 3600 कूलम के बराबर। 1 एम्पियर आवर कितने के बराबर है? 3600 कूलम के इक्वल। क्लियर हो गया? ये कैसे आया होगा 3600 के इक्वल? तो ये 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को 1 कूलम बोलते हैं, तो एम्पियर को हम एज इट इज रखेंगे और आर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 60 इंटू 60 हो जाता है 3600, इसलिए 1 एम्पियर आवर हो गया 3600 कूलम। क्लियर है? फिर और भी इसका प्रैक्टिकल यूनिट है 1 फैराडे। 1 फैराडे कितने को बोलते हैं? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, जितना भी चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल आपको लेना है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने सारे नंबर को 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं 1 मोल। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना भी चार्ज आएगा, वो चार्ज कितना आता है? 96,500 कूलम के बराबर। तो 1 फैराडे इसी को डिफाइन किया गया है। 1 फैराडे इज 96,500 कूलम ऑफ चार्ज। तो ये यूनिट समझ गए, एसआई भी समझ में आ गया, प्रैक्टिकल यूनिट भी दोनों समझ गए। फिर इसके अलावा 2 और यूनिट है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ESU भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को EMU बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का 3 नाम है, या तो ESU ऑफ चार्ज, या फ्रैंकलिन नाम है, या स्टैट कूलम भी उसी का नाम है। तो 1 स्टैट कूलम में 1/3 इंटू 10⁹ कूलम होता है। ये कैसे आता है, इसका प्रूव करने वाले हैं अभी, तो इधर ध्यान से देखिए कैसे प्रूव होगा ये। तो 1 स्टैट कूलम में मुझे पता नहीं है कि कितना कूलम है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि x कूलम होता होगा। ये स्टैट कूलम, ये CGS है, ये भी CGS है और ये भी CGS है, ये SI सिस्टम में है। और CGS सिस्टम में ये दोनों ही चार्ज का यूनिट है, लेकिन CGS में 2 तरह से यूनिट डिफाइन किया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पे बेसिस पे और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिस पे। क्योंकि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर देता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगाता है और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सर्ट कर सकता है, इसीलिए उसको 2 तरह से डिफाइन किया गया। तो पहले स्टैट कूलम को मैंने माना कि x कूलम है, 1 स्टैट कूलम को x कूलम, यही x फाइंड आउट करना है मुझे। तो स्टैट कूलम कितने चार्ज को बोला जाता है कि अगर ये 1 स्टैट कूलम का चार्ज है, ये भी 1 स्टैट कूलम का चार्ज है, और अगर इन दोनों चार्ज को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दें, तो इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स 1 डाइन लगना चाहिए। तो 1 स्टैट कूलम को कैसे डिफाइन किया गया? 1 स्टैट कूलम उतने सारे चार्ज को बोलते हैं, जो 2 चार्ज उतने चार्ज को बोलते हैं जिस चार्ज को 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पे रखा जाए तो उन दोनों के बीच 1 डाइन का फोर्स लगे। तो 1 स्टैट कूलम, और यहां भी 1 स्टैट कूलम रखा मैंने 1 सेंटीमीटर पे, तो इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा था 1 डाइन। अब ये 1 डाइन SI में किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻5 न्यूटन के इक्वल होता है।
तो अगर इसी चार्ज को मैं एसआई यूनिट में एक्स माना हूं, तो अगर यहाँ एक्स लिखते हैं और यहाँ एक्स, और ये 1 सेंटीमीटर को मीटर में कितना लिखते, 1/100 यानी 10⁻⁻² मीटर। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का अमाउंट तो उतना ही होता, अमाउंट यानी कि 1 डाइन ही होता या 10⁻⁵ ही होता, सिर्फ यूनिट कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पे। ये स्टैट कूलम है और इसका कूलम में वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू x होगा मान लीजिए। तो ये x कूलम और 1 स्टैट कूलम तो एक ही बात है। तो x और x कूलम में फोर्स के बीच जितना फोर्स होगा, कूलम में चार्ज का वैल्यू रखने पे जितना फोर्स आएगा, 1 स्टैट कूलम और 1 स्टैट कूलम के बीच भी उतना ही फोर्स आएगा, क्योंकि 1 स्टैट कूलम को ही तो मैंने x कूलम माना हुआ है। तो यहाँ पे अब x और x में रख दिया, तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगेगा, अगर x और x को 1 सेंटीमीटर पर रखे तो फोर्स लगता है k q1 q2/r²। k की जगह पर 9 × 10⁹ कूलम्स लॉ में q1 x और q2 भी x है, तो x × x x² और कूलम स्क्वायर, x कूलम × x कूलम क्या हो गया, x कूलम स्क्वायर। और सेपरेशन वही 1 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में मैंने लिख दिया है 10⁻²। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, इसलिए 10⁻² का स्क्वायर किया। तो इधर से जो फोर्स निकला वो उतना ही फोर्स आएगा, क्योंकि ये 1 स्टैट कूलम ही तो x कूलम है और हमने x कूलम पे लगने वाला फोर्स निकाला है यहाँ। तो ये वही फोर्स है 1 डाइन का, और 1 डाइन कितने के इक्वल है, 10⁻⁵ न्यूटन। तो इसको मैंने 10⁻⁵ न्यूटन से इक्वेट कर दिया। तो जैसे ही इसको इक्वेट किया, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, फिर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर भी कैंसिल, और ये जो x था यहाँ पे उसका वैल्यू निकल के देखिए आ जाएगा, x², 9 × 10⁹, और ये 10⁻⁻² का स्क्वायर हो गया -4, 9 × 10⁻⁹, x² 10⁻⁻4, ये 10⁻⁻5। फिर x² को रहने दिए और बाकी सबको एक साइड में उधर ले जा रहे हैं, तो -5 और 10⁻⁻4 ये दोनों मिलकर पावर ऐड हो जाता है, तो -9 हो गया पावर यहाँ पे -9। डिनोमिनेटर में 9 × 10⁻⁹, ये -9 नीचे आकर +9 होगा, तो 10⁻18 आ जाएगा। और x² आया है ये, और x निकालना होगा तो रूट लगाएंगे, तो 9 का रूट 3 और 10⁻18 का रूट 10⁻9 आएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू 1/3 × 10⁻9 आ गया। तो मुझे पता चल गया कि अच्छा 1 स्टैट कूलम का वैल्यू जो होता है ना, वो 1/3 × 10⁻9 कूलम के बराबर होता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है 1 स्टैट कूलम 1/3 × 10⁻9 कूलम के बराबर होता है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं ये 1 एब्सोल्यूट कूलम, और या 1 एब कूलम भी बोलते हैं, वो = 10 कूलम होगा। इसका प्रूव अप करेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन किया गया, अभी हम लोग को 1 एब निकालना है, 1 एब या एब्सोल्यूट कूलम बताना है। तो 1 एब्सोल्यूट कूलम कितने कूलम होगा ये बताने के लिए पहले 1 एब एम्पियर डिफाइन करेंगे हम लोग, राइट, मतलब करंट के टर्म में डिफाइन करेंगे पहले। तो 1 एब एम्पियर उतने करंट को बोला गया जितना करंट 2 वायर में फ्लो कराने से और उन दोनों वायर के बीच सेपरेशन 1 सेंटीमीटर रखने से इस वायर के ऊपर फोर्स लगने लगे 2 डाइन पर सेंटीमीटर। कितना फोर्स लगने लगे, 2 डाइन पर सेंटीमीटर। तब जाकर इसमें फ्लो करने वाले करंट को हम लोग बोलेंगे कि सीजीएस यूनिट वाला 1 करंट है, सीजीएस यूनिट वाला 1 यूनिट करंट है, यानी कि 1 एब एम्पियर है। सीजीएस यूनिट में करंट का यूनिट वैल्यू कितना लिया जाता है, 1 एब एम्पियर। ठीक है, तो 2 डाइन पर सेंटीमीटर है। इसको ऐसा यूनिट में क्या लिखेंगे, तो 2 की जगह पर 2, डाइन मतलब 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर को मैंने लिख दिया 10⁻⁻2 मीटर। ये एक फोर्स हो गया इन दोनों वायर के बीच, बराबर। अब अगर मैं इसी को, करंट इतना ही है लेकिन इसको हम अगर यूनिट कन्वर्ट सिर्फ कर दें, मतलब ऐसा यूनिट में लिखें, तो लगने वाला फोर्स तो चेंज नहीं होगा, राइट। जैसे कि 10 kg, अगर हम बोले कि 10 kg या 10 × 10⁻³ ग्राम, दोनों एक ही बात है। तो वैसे ही अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है 1 एब एम्पियर और इसका इक्विवेलेंट एसआई में वैल्यू है x एम्पियर, यानी 1 एब एम्पियर को मैंने माना x एम्पियर, तो x एम्पियर करंट फ्लो करने में दोनों में, और वही 1 सेंटीमीटर सेपरेशन यानी 0.01 मीटर डिस्टेंस रखने पे वही फोर्स लगेगा।
तो इसलिए फोर्स मैंने वही रखा जो यहाँ पे लग रहा था 2 डाइन पर सेंटीमीटर, और डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में, यही फोर्स लगेगा। लेकिन इस बार फोर्स का फॉर्मूला मैं ये लिखा μ0/4π, यानी μ0/4π का वैल्यू 10⁷ होता है, और 2 इस फॉर्मूला के लिए। करंट इन 1, इसमें जब करंट 1 एब एम्पियर को मैंने x एम्पियर माना है तो x लिखूंगा, दूसरा भी करंट x तो x ही मानूंगा, तो x स्क्वायर हो गया, और एम्पियर 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 स्क्वायर, क्योंकि एक x एम्पियर फिर ये भी x एम्पियर, तो x स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना हो गया दोनों वायर के बीच में 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में 0.01 मीटर लिख दिया मैंने। तो ये फोर्स वही लगना चाहिए जो दूसरे यूनिट में फोर्स लग रहा था, क्योंकि खाली यूनिट का कन्वर्जन हुआ है, अमाउंट उतना ही है करंट का, तो दोनों को इक्वल मैंने किया। न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ये मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, और एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 10 μ0/4π जो है ना, μ0/4π उसका वैल्यू होता है खाली 10⁻⁻7। क्लियर हो गया ये? राइट। और इसका यूनिट क्या होता है 10⁻⁻7, और ये यूनिट कैसे होता है? तो दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला फोर्स होता है μ0/4π m1 m2/r², वेयर m इज पोल स्ट्रेंथ, मास नहीं है, ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ। तो इससे m1 m2/r², इसको सिर्फ हम ले लें इसको और बाकी सबको एक साइड में, तो f × r², ये r इधर ले आया मैंने, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा? एम्पियर मीटर। तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी एम्पियर मीटर ये भी एम्पियर मीटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसलिए μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7, और उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर गया, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर, इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल, न्यूटन से न्यूटन को कैंसिल, फिर इसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर आया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻5, और यहां से ऊपर जाएगा तो -2 था तो +2 हो गया ऊपर जाकर, फिर इधर -7 था तो नीचे आएगा -7, तो ऊपर जाकर +7, और ये 0.01 है तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0.01, तो उसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे चला जाएगा 10⁻², तो ऊपर आने पे 10⁻⁻2। आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इससे ये कैंसिल होगा, और 7 में से -5 और 7 - 5 किए तो इसका वैल्यू 2 आ गया, तो 10⁻²x², सो x = 10। क्या बात है? इसका मतलब कि ये जो x मैंने माना था 1 एब एम्पियर = x एम्पियर, तो x का वैल्यू 10 आया, तो मुझे पता चल गया कि अच्छा 1 एब एम्पियर भैया होता है 10 एम्पियर। 1 एब एम्पियर किसके इक्वल होता है? 10 एम्पियर के। तो अब बस करंट को कैसे डिफाइन किया गया है? चार्ज बाय टाइम। तो 1 एब एम्पियर करंट होगा जब 1 एब कूलम का चार्ज 1 सेकेंड तक किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होगा, तो करंट = चार्ज बाय टाइम। तो करंट मैंने लिया 1 एब एम्पियर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चार्ज मिलेगा 1 एब कूलम, और नीचे 1 सेकेंड। 1 एब एम्पियर अभी मैंने प्रूव किया 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर मैं यहाँ लिख दूंगा, और ये 1 एब कूलम बाय सेकेंड। 1 एम्पियर, एम्पियर ऐसा यूनिट है, एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, क्योंकि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। करंट एसआई में है तो चार्ज भी एसआई में और टाइम भी एसआई में, तो कूलम अपॉन टाइम, और इधर एज इट इज सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, सो 10 कूलम = आ गया 1 एब कूलम, 10 कूलम = 1 एब कूलम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एब कूलम का वैल्यू, एब कूलम क्या है? ये मैग्नेटोस्टैटिक, एब कूलम क्या है? मैग्नेटिज्म में सीजीएस यूनिट है करंट का, सीजीएस यूनिट है करंट का, और 1 एब कूलम कितने के इक्वल आता है? 10 कूलम के। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 एब्सोल्यूट कूलम, यानी 1 एब कूलम = 10 कूलम हो गया। समझ में आया ये?